ये देखिए, ये जो हमारे क्लासेस होती है ना, ये भी आपकी तरबियत है, ठीक है ना। और ये जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप सवाल प्रॉपर करें, उसकी वजह ये है कि देखिए आपको ये भी तो सिखाना ज़रूरी है ना कि सवाल कैसे किया जाता है। तो आप बिल्कुल एक ओपन एंडेड क्वेश्चन कर रहे हैं कि बस ये समझा दें, इसका मतलब ये है कि वो जो हमने लेक्चर्स में जिस चीज़ का हमने जिक्र किया है वो बिल्कुल बेकार था। आप पिन पॉइंट करें कि उस वो जो चीज़ आपने समझाई थी ये थी, उसमें मुझे ये चीज़ समझ में नहीं है। ओपन एंडेड क्वेश्चन ना करें। मतलब बिल्कुल एक ओपन सवाल बस ये समझा दें, इसका मतलब है कि वो जो वहाँ जो चीज़ समझाई गई थी वो सही नहीं थी। आप पिन पॉइंट करें सर ना कि मुझे ये कौन इस टॉपिक में ये सर कॉन्सेप्ट पर्टिकुलर ये समझ में नहीं आया। सर वो लेव फ्रेम और पार्टिकल फ्रेम में डिफरेंस बता दो। नहीं, तो उसमें क्या चीज़ समझ में नहीं आई आपको? सर इसमें मतलब ये समझ में नहीं आ रहा कि पार्टिकल लेव मतलब पार्टिकल लेव क्या होगी, ये थोड़ा समझ में नहीं आ गया था सर, मैंने पढ़ा उसमें थोड़ा डिफरेंस नजर नहीं आया। नहीं यार, कैसे तुम खुद कह रहे हो पार्टिकल फ्रेम और लैब। लेव फ्रेम और पार्टिकल फ्रेम में सर। हाँ, तो मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि देखो, तुम खुद कह रहे हो कि वो लैब फ्रेम है, और तुम खुद कह रहे हो वो पार्टिकल फ्रेम है। तो पार्टिकल फ्रेम से मुराद हमारी ये है कि जो पार्टिकल के लिहाज से कैलकुलेशन होगी। तुम लैब में खड़े हुए हो, तुम एक पार्टिकल को जाता हुआ देख रहे हो, तुम्हारे लिहाज से वो पार्टिकल चल रहा है। लेकिन अगर तुम वो खुद पार्टिकल बन जाओ, राइट, या एक लम्हे को इस तरह हो कि, हाँ, बल्कि यही समझना ज़्यादा बेहतर है कि अगर अगर तुम पार्टिकल बन जाओ तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम रुके हुए हो और बाकी सारी चीज़ें चल रही हैं। तो ये फ़र्क है ना पार्टिकल फ्रेम में और लैब फ्रेम। हम ज़मीन के लिहाज से एक स्टेशनरी फ्रेम ले रहे हैं, और जहाँ पर के हम एक्सपेरिमेंट्स को होता हुआ देख रहे हैं, मिसाल के तौर पर दो पार्टिकल आके टकरा रहे हैं, तो वो लैब फ्रेम है ये। अगर इसके नाम से जाहिर है कि ये लैब फ्रेम है, और पार्टिकल फ्रेम के नाम से जाहिर है कि आप अब वो रेफरेंस फ्रेम में देख रहे हैं कि जहाँ पर आप पार्टिकल के ऊपर जाके बैठ गए हैं। या फिर एक होता है जिसे हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम कहते हैं। वो ये होता है कि जो भी सिस्टम है, आप उसका जो सेंटर ऑफ मास है, आप वहाँ जाके बैठ गए। तो हर चीज़ आपको मतलब फॉर एग्जांपल दो पार्टिकल आके टकरा रहे हैं, तो फिर ये होगा कि ऐसा लगेगा अगर आप सेंटर ऑफ मास फ्रेम में हैं, तो वो पार्टिकल दोनों आपकी तरफ रश कर रहे हैं, और जहाँ पर आप मौजूद हैं वो वहाँ आके टकराएंगे। जबकि इसी चीज़ को अगर हम लेफ्ट फ्रेम में देखें तो हमें ऐसा लगेगा कि दो पार्टिकल की बीम आके टकरा रही है, क्योंकि वहाँ वो हम बाहर से बैठ के देख रहे हैं। जैसे ऐसे ही है कि जैसे आपको टीवी के ऊपर जब मूवी दिखाई गया कि दो पार्टिकल आके टकरा रहे हैं, तो वो बेसिकली लेफ्ट फ्रेम है। लेकिन जब आप सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाएंगे तो आपको ये लगेगा कि दो पार्टिकल्स की बीम ऑपोजिट से आ रही हैं और टकरा रही हैं। ये ये मतलब उनके नाम से जाहिर हो रहा है कि ये किस तरह के फ्रेम हो सकते हैं। सर दूसरा ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम में हमने P इज इक्वल्स टू एम वी लेते हैं, सही है सर? ये हमने पहले ये पढ़ रहे थे कि एम वी मतलब ऑर्डिनरी वेलोसिटी लेते हैं, तो अब इधर एम वी की जगह प्रॉपर वेलोसिटी लेते हैं। हाँ। तो सर इसमें भी थोड़ा नहीं तो बता दो। इस वजह से ना कि अगर आप देखो वो तमाम कैलकुलेशन जो तुम पार्टिकल के लिहाज से कर रहे हो, तो वो फिर सारी चीज़ें तुम्हें जो लेनी पड़ेंगी वो उसके लिहाज से ही तो लेनी पड़ेंगी ना। देखो अगेन, तुम्हारी वेलोसिटीज जो हैं वो या तो लेफ्ट फ्रेम में होंगी, राइट, कि तुम वेलोसिटीज को, पार्टिकल की वेलोसिटीज को तुम लेफ्ट फ्रेम से तुम कर रहे होगे, मतलब उनको देख रहे होगे। या फिर खुद तुम पार्टिकल के ऊपर बैठ जाओ, तो वहाँ जो तुम उसकी वेलोसिटी नोट करोगे तो वो बेसिकली वो उसकी क्या नाम है, प्रॉपर वेलोसिटी होगी, क्योंकि वहाँ पर तुम जो उसका ले रहे होगे, क्या नाम है, ये जो होता है टाइम डेरिवेटिव ले रहे होगे, वो बुनियादी तौर पर जो उसका प्रॉपर टाइम है वहाँ से ले रहे होगे। मतलब टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो सर हम प्रॉपर वेलोसिटी लेंगे? नहीं, वो तो देखो बेटा, वेलोसिटी तो स्पेस का ही तो डेरिवेटिव होती है ना। यानी कि यस सर। ईटा म्यू है, वो बेसिकली क्या है, डी एक्स ओवर डी टाउ है ना। यस सर।
तो मकसद मेरा कहने का ये है कि अगर तुम पार्टिकल फ्रेम में देख रहे हो तो वहाँ पर क्योंकि प्रॉपर टाइम इन्वॉल्व है, तो वहाँ पर जो हमारे पास नॉर्मली वेलोसिटी की जो या स्पीड की डेफिनेशन होती है dx/dt, तो अब इसमें जो dt है वो बेसिकली डी टाउ है, प्रॉपर टाइम है। यस सर। तो वेलोसिटी तो अब भी है, लेकिन वहाँ पर अब टाइम जो इन्वॉल्व है वो प्रॉपर टाइम इन्वॉल्व है रादर देन ऑर्डिनरी टाइम। अगर तुम यही सारी चीज़ें, ये यही सारी कैलकुलेशन जो है वो अगर तुम लेफ्ट फ्रेम में करोगे तो वहाँ पर तो फिर तुम्हें सिंपल जो dv/dt ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। यस सर। ये कह रहा हूँ मैं। थैंक यू सर। सर जो हम रिलेटिव और रिलेटिविस्टिक, ये एक ही चीज है या इनमें डिफरेंस भी होता है? नहीं, रिलेटिव जो है वो तो नॉन नॉन रिलेटिविस्टिक भी हो सकता है। जैसे कि गैलीलियन जो रिलेटिविटी है उसमें है कि आप कोई वेलोसिटी ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू समथिंग। जैसे कि एक गाड़ी जा रही है, आपने कहा उसकी स्पीड जो है वो 5 किलोमीटर पर आवर है विद रिस्पेक्ट टू मी, या विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, या विद रिस्पेक्ट टू सम ओरिजिन। तो ये तो रिलेटिव मोशन हो गया। लेकिन रिलेटिविस्टिक मोशन से मुराद हमारी वो मोशन है कि जहाँ पर कि मोशन जो इस तरह से हो रहा हो कि स्पीड स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच कर रहे हो, यानी कि बहुत ज़्यादा स्पीड हो, तो वहाँ पर वो मोशन रिलेटिव तो होगा ही होगा, लेकिन साथ में रिलेटिविस्टिक भी होगा, क्योंकि वहाँ पर रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स जो हैं वो विजिबल हो जाएंगे बहुत ज़्यादा, और या ये कहिए कि इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे, यू कैन नॉट इग्नोर दैम। समझ आई? जी सर, बिल्कुल समझ। रिलेटिव मोशन आम आम हालात में भी हो सकता है। आप भागते हुए जा रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ, तो आप मैंने आपकी स्पीड नोट की, या आपका मोशन मैंने देखा, या आपकी पोजीशन में लोकेट करने की कोशिश की, तो वो आपका बेसिकली जो है वो ये जो होता है रिलेटिव मोशन है। लेकिन आपका मोशन उस वक्त बनेगा रिलेटिविस्टिक की जब आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाए, और उस वक्त के मैं रिलेटिविस्टिक इफेक्ट को मैं इग्नोर ना कर पाऊँ, और उसी वक्त होगा कि जब आपकी स्पीड स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करने लगे, उससे पहले नहीं होगा। जी। सर जी। सर इंटरेक्शन में हम टू पार्टिकल में इंटरेस्टेड होते हैं या टू पार्टिकल के इंटरेक्शन में बाउंड होते हैं? मतलब हम थ्री पार्टिकल इंटरेक्शन कभी नहीं देखते, ये क्यों? क्या मतलब, मैं समझा नहीं। मतलब इंटरेक्शन जब हम पार्टिकल का पढ़ लेते हैं, सही है सर, पर हाँ, हम टू पार्टिकल के इंटरेक्शन के बारे में ज्यादा मतलब वो पढ़ते हैं, तो हम मोर देन टू पार्टिकल का इंटरेक्शन करवा सकते हैं? तुम बताओ, कोई ऐसी एग्जाम्पल है तुम्हारे दिमाग में? जल्दी से सोचो। सर अगर एक्सक्लूजन की बात कर ले तो मोर देन। अरे वो तो तुम इतनी मुश्किल क्यों बात कर रहे हो यार, बहुत सिंपल चीज़ के बारे में सोचो ना। हम्म। क्यों? फाइनमेंट डायग्राम भूल गए हो तुम? बहुत ही जो सही है सर। बेसिक क्यूईटी वर्टेक्स है, उसमें क्या है, दो फर्मियन और एक फोटोन है ना। यस सर। कितने पार्टिकल्स हुए? अब उनमें से तुम ये भी कह सकते हो कि भाई एक ही इलेक्ट्रॉन था, उसने बस अपनी मोमेंटम चेंज की तो उसने फोटोन जनरेट कर दिया, ठीक है। लेकिन तुम उसको इस तरह से भी सोच सकते हो कि एक इलेक्ट्रॉन और एक उसका एंटी इलेक्ट्रॉन आके एनालेट हुए, और उन्होंने फोटोन जनरेट किया, तो अब ये एक पॉइंट पे तीन पार्टिकल आ गए। हम्म। क्योंकि सही यहाँ है सर। इस थ्योरी के फाइनमैन डायग्राम फाइनमैन रूल्स इस तरह के हैं कि ये तीन पार्टिकल अलाउ कर रहा है।
एक थ्योरी होती है जिसे हम 5-4 थ्योरी कहते हैं। 5 बेसिकली स्केलर फील्ड्स हैं। इससे पहले ये जो मैंने एग्जांपल दी थी क्यूईडी की थी, उसके अंदर स्पिनर्स इन्वॉल्व थे, राइट, फर्मियोन इन्वॉल्व थे। लेकिन एक 5-4 थ्योरी है जिसमें 5 जो है वो स्केलर पार्टिकल्स हैं, लाइक फॉर एग्जांपल हिग्स बोसॉन, इसमें 0 पार्टिकल्स हैं। तो वहाँ पर वो थ्योरी इस तरह के है कि वहाँ एक ही पॉइंट पे 4 पार्टिकल इंटरेक्ट कर सकते हैं। 5-4 थ्योरी कहलाती है इसलिए कि 5 की पावर 4 है। लैम्डा लैम्डा 5-4 थ्योरी कहलाती है। लैम्डा असल में बेसिकली कपलिंग है। जिस तरह यहाँ पे चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज कपलिंग है ना, वहाँ पे लैम्डा, लैम्डा कह लो, जो जो चाहो कह लो, बहरहाल वो एक कपलिंग है। उस स्ट्रेंथ से वो चारों फील्ड एक पॉइंट पे इंटरेक्ट करती हैं। तो वहाँ पे 4 पार्टिकल एक साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। ये जो इंटरेक्शन का कॉन्सेप्ट है ना, ये असल में कई चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। आपकी थ्योरी, ओवरऑल थ्योरी के बारे में बात बताता है। मैंने आपको एक दफ़ा याद है, ये जो फील्ड्स हैं उनकी डायमेंशन निकालना सिखाई थी। आपको याद है, मैंने आपको लैग्रांजियन बताया था कि लैग्रांजियन के डायमेंशन ओवरऑल मैथ डायमेंशन 4 के होते हैं। वो अगर आपको पता हो तो जब आप लैग्रांजियन डेंसिटी लिखेंगे तो आपको फाई के डायमेंशन पता चल जाते हैं, जो कि 1 मैथ डायमेंशन रखते हैं। इसी तरह जो साई है, यानी स्पिनर्स जो हैं, फर्मियन, जो खासतौर पर अगर हम बात करें, वहाँ पर उनके जो डायमेंशन हैं, मैथ डायमेंशन, वो होते हैं 3/2 के। तो जब हम ये लैग्रांजियन लिखते हैं और वहाँ से हमें ये पता चलता है कि ये जो इंटरेक्शन टर्म्स हैं, इसमें जो कपलिंग्स हैं, इनके मैथ डायमेंशंस क्या हैं। तो वो तमाम थ्योरीज जिनके कि आप समझिए कि क्या कहना चाहिए, मैथ, इनके कपलिंग के जो डायमेंशंस हैं वो या तो इस तरह हों कि वो डायमेंशन फुल पैरामीटर्स हों, या वो डायमेंशन लेस पैरामीटर्स हों। तो वो थ्योरीज जो हैं वो रीनॉर्मलाइजेबल होती हैं। इसका मतलब ये कि जब आप उनको उनको मुकम्मल तौर पे क्वांटम फील्ड्स लेके और उनको क्वांटाइज वगैरह करें और उनके सारी उनको प्रॉपर तरीके से ट्रीट करें, तो जो उनके रिजल्ट्स आते हैं या जो उनकी आउटकम्स होती हैं वो समहाउ इस तरह की होती हैं कि वो फाइनाइट होती हैं। लेकिन वो तमाम क्वांटम फील्ड्स जहाँ पर के ये जो कपलिंग्स होती हैं उनके उनके मैथ डायमेंशन बजाय प्लस पावर के नेगेटिव उसमें चले जाएं। मिसाल के तौर पे आपके पास 5 की पावर 5 की अगर फील्ड्स आ जाएं तो वहाँ पर क्या होगा। अब हमें ये बात मालूम है कि लैग्रांजियन जो है वो, उसकी डायमेंशन तो 4 ही होनी है। वो तो आप चेंज नहीं कर सकते ना। वो तो हमें फंडामेंटल क्वांटम मैकेनिक्स या रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स या रिलेटिविस्टिक फील्ड थ्योरी बता रही है कि लैग्रांजियन डेंसिटी की जो मैस डायमेंशन है वो 4 से ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर आपने कोई ऐसी थ्योरी लिखी कि जिसमें 5 की पावर 5 है, तो अब आपको उस पूरी टर्म को, यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ, लेट मी राइट इट डाउन एंड आपको समझ आ सके कि व्हाट आई एम रियली सेइंग, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे पास ये लेट्स से लैम्डा 1 पाई 3 है। एक एक ये थ्योरी हो गई। एक थ्योरी ये हो गई, मैंने कहा लैम्डा की पावर 4। एक ये थ्योरी हो गई लैम्डा की पावर 5। ठीक है। अब मुझे ये मालूम है कि जो मेरे ओवरऑल लैग्रांजियन डेंसिटी है उसके मैथ डायमेंशन जो है वो 4 के हैं। ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो गया, इसका मतलब है कि लैम्डा 1 की जो मैथ डायमेंशन है वो भी 1 के होने चाहिए, ताकि उससे क्योंकि फाई के जो डायमेंशन है वो बेसिकली 1 के हैं। तो ये 3 फाई फील्ड्स हैं और एक लैम्डा, ये मिला के 4 हो जाएंगे। तो ये पूरा हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि फाई ऑलरेडी हमें मालूम है कि फाई के डायमेंशन 1 के हैं, और लैम्डा के इसका मतलब है कि डायमेंशन जो है वो 0 होने चाहिए, क्योंकि ओवरऑल जो लैग्रांजियन डेंसिटी है उसके डायमेंशन हमें पता है 4 के ही हैं।
अब ये वाली जो हमारे पास आखिरी चीज़ है, क्योंकि अगेन लैम्डा के जो डायमेंशन है वो बेसिकली 1 के, एक मिनट रुकिएगा, एक कॉल आ रही है।
हेलो सॉरी, वो कुछ ऑफिशियल टेलीफोन आ गए थे, मुझे उनके जवाब देना पड़ रहा था। ओके, सो यहाँ पे आपको आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो। यस सर। अच्छा ठीक है। जी सर। हाँ, तो अब देखिए ये यहाँ पर ये फाई की जो जो मतलब डायमेंशंस हैं, यहाँ पे लिख रहे थे, तो यहाँ पे ये फाई की डायमेंशन तो अभी भी 1 है, लेकिन यहाँ पर अब जो लैम्डा 3 है इसकी जो मैथ डायमेंशन है वो -1 हो जाएंगे, ताकि यहाँ पे 5 है ना, क्योंकि ओवरऑल तो 4 ही रहने हैं। तो ये जो दो थ्योरीज हैं, ये थ्योरी हमें मालूम है कि अगर वो तमाम थ्योरीज जिसमें कि इन कपलिंग्स के डायमेंशंस जो हैं वो अगर +1 हों या उससे ज़्यादा हों, वो कम्प्लीटली भी नॉर्मलाइजेबल होती हैं, यानी कि उनके जो रिजल्ट्स हैं वो हमेशा हमें फाइनाइट रिजल्ट्स देंगे। ऑन दी अदर एंड जो कि फाई 2 होते हैं वो थोड़े से डाउटफुल होते हैं, हो जाएंगी लेकिन ज़रा सी आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, मतलब वो रीनॉर्मलाइजेबल हो जाएंगे, यानी कि उनके आप फाइनाइट जवाबात निकाल सकते हैं, बट यू हैव टू डू सम एक्स्ट्रा वर्क। लेकिन इस तरह की जो फील्ड थ्योरीज हैं जहाँ पे कि ये मैथ डायमेंशन इन कपलिंग्स के अगर माइनस में चले जाएं, राइट, तो उसका मतलब ये है कि ये जो थ्योरीज़ हैं ये नॉन रीनॉर्मलाइजेबल हैं। इनके साथ आप कुछ नहीं कर सकते, मतलब इनके साथ फाइनाइट रिजल्ट नहीं निकाले जा सकते, तो कुछ अप्रॉक्सीमेशंस करनी पड़ती हैं फिर हमें। तो ये है, तो ये ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ 2 पॉइंट्स 2 पार्टिकल को ही लेते हैं। आप ज़रा सा फाइनमैन डायग्राम्स पर गौर करें, आपको पता चल जाएगा कि ऐसा नहीं है। यस सर, थैंक यू सर। एनी अदर क्वेश्चन? नो सर। कोई तो क्वेश्चन करो ना भाई, ऐसा भी क्या है? सर आज आगे पढ़ेंगे। आज आगे पढ़ेंगे। सर इसका चैप्टर 3 आसान है, लेकिन 1 और 2 थोड़ा सा मतलब सही तरीके से समझ में नहीं आ रहा है। कौन सा? चैप्टर 1 और 2 में जो सर वो कंसेप्ट है ना, हाँ, मतलब पार्टिकल, तो वो सही तरीके से मैंने 2 दफा पढ़ लिया, लेकिन इतना क्लियर नहीं हुआ। और सब चैप्टर 3 तो आसान है। बेटा देखो 1 और 2 में तो देखो ज़्यादातर हिस्ट्री है, अब आगे चलोगे तो चीज़ें यस और सर। होंगी। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उसने सिर्फ जिक्र किया हुआ है। यस सर। ज्यादा ठंडा है। अच्छा, बर्फ अभी डाला। और कोई सवाल? सर बस इंशाल्लाह आज हम चैप्टर 4 शुरू करेंगे, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेंगे। हाँ बेटा, वो 4 बहुत इससे ज़्यादा जो है वो तगड़ा किस्म का चैप्टर है, क्योंकि उसमें बहुत कुछ दिया हुआ है, बहुत कुछ। उसमें ग्रुप थ्योरी वो शुरू करता है, फिर उसके बाद जाके एडिशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है और कई सारी चीज़ें हैं उसके अंदर। यस सर। तो अभी चैप्टर 4 था, फिर चैप्टर 6 है, 7 है, 8 को पिछली दफ़ा तो हम सिर्फ टच कर पाए थे, क्योंकि वो
लोगों से कैलकुलेशंस नहीं हो पा रही थी, तो आई डोंट नो। मैं आपको क्वेश्चन नंबर ये चैप्टर 3 की प्रॉब्लम्स आपको भेज दूंगा। yes, मेरा ख्याल तो ये था कि मैं ग्रुप थ्योरी की आपको कुछ और चीज़ें कोई एक्स्ट्रा लेक्चर देता, लेकिन आपसे कभी ये पूरा नहीं हो पा रहा है, तो वो एक्स्ट्रा चीज़ें करना तो बहुत मुश्किल। एक्स्ट्रा से मुराद ये थी कि एक दफ़ा मतलब अगर आप क्वार्क मॉडल समझना चाहते हैं, जो उसमें वहाँ पे से उसने फिगर्स बनाई हुई है ना, उसने कभी भी नहीं कहा कि आपको इस तरह समझ में आ जाएगा। वो समझने के लिए आपको ग्रुप थ्योरी पढ़नी पड़ती है। वो ग्रुप थ्योरी से वो सारे जो हेक्सागॉन और वो पेंटागॉन वगैरह जो बन रहे हैं, वो ग्रुप थ्योरी के ज़रिए से बन रहे हैं। लेकिन ये आप लोगों के ऊपर है कि आप कितनी तेज़ी के साथ चीज़ों को पढ़ सकते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि अभी अगली क्लास की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी कोई क्वेश्चन ही नहीं है। I think yes, क्वेश्चन yes sir. क्वेश्चन तो नहीं है सर, चैप्टर 4 का इंट्रोडक्शन अगली क्लास में शुरू करते हैं ना सर। अगली क्लास से क्या मुराद है? सर ये जो हमारी दूसरा सेशन होगा, दूसरा हाँ, सेशन में चैप्टर 4 शुरू करते वो शुरू तो करते हैं, तो वो तो लेक्चर्स तो मौजूद हैं, और बेसिकली वो जो है वो एंगुलर मोमेंटम, वो दो चीज़ें हैं उसमें। एक तो ग्रुप थ्योरी मैंने उसमें थोड़ी बहुत डिस्कस की थी, और एडिशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, और फिर उसके बाद जो कैन डिस्क्रीट सिमेट्रीज हैं, सीपी है, टाइम रिवर्सल वगैरह, इस तरह की चीज़ें मैंने उसके अंदर डिस्कस की हुई हैं। सर आज से हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 इंशाल्लाह सर। ठीक है, इसको आप पढ़ें और मुनासिब क्वेश्चंस करें। क्योंकि इस सेशन का तुम्हारे पास सिर्फ 1 मिनट रह गया है, बल्कि लेस देन 1 मिनट। अगर आप चाहते हैं तो हम अगला सेशन कर सकते हैं, आई डोंट माइंड।